अगले 72 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। आज की तारीख 19 अगस्त और 19 अगस्त से लेकर जोड़ते जाइए 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, ये 3 दिन 72 घंटे का एक टाइम फ्रेम। और इस टाइम फ्रेम में 31 संगठनों के बीच अकेले फंसी भारतीय जनता पार्टी, वो भी नायडू के गढ़ में। आलम ये कि अब राहुल गांधी के दबाव में 10 से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर एक तरफ जहां इस्तीफे की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, मोदी साहब के लोगों को घर बिठाया जा रहा है, तो तीसरी तरफ 3 दिनों तक एक पूरी समीक्षा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। क्या है ये 72 घंटे? कौन सी बैठक हो रही है? कहां हो रही है? सारी बातें जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत तो ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मंत्रियों की छुट्टी होगी या फिर कि अब छुट्टी मोदी जी की ही हो जाएगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। क्या आपको समझ में आ रही है ये तस्वीर कहां की है, कहां बैठे हैं लोग? नहीं समझ में आ रही? तो चलिए दूसरी तस्वीर देख लीजिए। अब आपको समझ में आ रही है ये तस्वीर क्या है? जी हां, आपको मंच पर 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक मोहन भागवत और एक दत्तात्रेय होसपोले। और उनके सामने आपको जो संख्या नजर आ रही है ना लोगों की, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये एक बंद कमरे की बैठक है जो आंध्र प्रदेश में हो रही है। आज इसकी शुरुआत हुई, आज से लेकर 21 तारीख तक ये बैठक चलेगी। ये बैठक आनंद फानन में ही बुलाई गई है, बहुत जल्दीबाजी में बुलाई गई है। हर साल होती है, ये सच है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही जब प्रांत प्रभारियों की बैठक हुई थी, प्रांत प्रमुखों की बैठक हुई थी, तो उसके बाद अचानक से 1 महीने से भी कम के समय में यह बैठक क्यों बुलाई गई? लिहाजा सवाल यहां उठ रहा है, क्योंकि आमतौर पर प्रांत प्रमुखों की बैठक के बाद, प्रांत प्रचारकों की बैठक के बाद समन्वय बैठक 2-3 महीने, 4 महीने बाद बुलाई जाती है। दरअसल अब पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं आपके लिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये कि 117 से ज्यादा सांसद, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, वो मोदी जी के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व में और शाह साहब के नेतृत्व में अपना भरोसा खो चुके हैं। और ये संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। निशिकांत दुबे जैसे लोगों का तो कोई कुछ नहीं कर सकता जो दिमागी पैदल हो, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिमागी नक्सल। स्वतंत्रता दिवस के दिन इस शब्द का इस्तेमाल किया तो नया शब्द आया दिमागी पैदल। और राहुल गांधी ने कहा दिमाग से खाली, जिनके दिमाग में कुछ नहीं है। अब दोस्तों, एक तरफ पार्टी के भीतर सांसद नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के नेता नाराज हैं। दूसरी तरफ आरएसएस, उसके हाथ में एक मौका आ चुका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब उसे लग रहा है कि अब नहीं ऑपरेशन किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि 2014 के बाद से अब तक पहली बार मोदी सरकार चहुतरफा मुसीबतों में घिरी है। एक तरफ उसे विपक्ष बड़ा मजबूत मिला है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जैसा नेता मिला है जो न डरता है, न झुकता है, न थकता है, सिर्फ लड़ता है, जो हर बार सरकार को घेरता है। मानसून सत्र में तो इस बार राहुल गांधी ने पानी ही पिला दिया। पूरा का पूरा जो तंत्र था मोदी जी का, जो सिस्टम था मोदी जी का, वो धराशाही हो गया। अमित शाह साहब जो बहुत अग्रेसिव तरीके से विपक्ष को घेरने के लिए जाने जाते हैं, वो आए तक नहीं सामने। आखिरी दिन आए, 12 तारीख को कहा कि जिस विषय पर चर्चा करनी होगी मैं करूंगा, मैं तैयार हूं, विपक्ष चर्चा करे। और 13 तारीख को जब दोनों लोग सदन में आए, यानी कि मोदी जी और शाह साहब, तो ओम बिरला साहब ने राष्ट्रीय गीत के तुरंत बाद, वंदे मातरम के तुरंत बाद सदन को स्थगित कर दिया। 4-5 सेकंड भी नहीं लिया। अब चहुतरफा भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी दबाव है मोदी और शाह पर, और ऐसे में संघ की ये 3 दिन की बैठक, और इस बैठक में संघ से जुड़े हुए 32 संगठनों की उपस्थिति। ये 32 संगठन, इसमें आप ये समझिए कि विद्या भारती जैसा संगठन हो, नीले हो, या फिर कि सेवा भारती हो, या फिर कि लघु उद्योग भारती हो, जितने भी संगठन आप जानते हैं इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, ये सब वहां पहुंचे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो लगातार इन तमाम संगठनों को लाभ पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। मसलन सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसके थ्रू 60% से ज्यादा विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, वो सीधे तौर पर या तो विद्या भारती को दे दिए गए, या फिर कि संघ से जुड़े हुए लोगों को, या फिर कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को दे दिया गया। एक कार्यक्रम का आयोजन होता है राजस्थान में, इंडिया स्टोन मार्ट, एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा कॉन्क्लेव है। मकराना पत्थर से लेकर तमाम संगमरमर सारी चीजों का वो एक्सपो लगता है, एक बड़ा एक्सपो है। उसमें फिक्की जैसे संगठन को हटाकर राजस्थान सरकार ने लघु उद्योग भारती को एंट्री दे दी। सेवा भारती को तमाम जगहों पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एंट्री मिली, और उसके तमाम एनजीओज उसके थ्रू फंड ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि खूब लाभ उठाया आरएसएस ने। लेकिन आज की तारीख में जमीन खिसकने लगी। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो आरएसएस डैमेज कंट्रोल करना चाहता है। और डैमेज कंट्रोल करे तो करे कैसे, तो उसका एक ही तरीका और तरीकेकार संघ को समझ में आ रहा है। वो तरीका और तरीकेकार ये है कि मोदी जी और शाह साहब, अब वक्त आ गया है जब आप सम्मानजनक विदाई ले लीजिए। दरअसल इसमें एक और बात है जिसको अगर आपके सामने ना रखा जाए तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। ये बात हालांकि मैंने पहले भी आपसे कही है, अगर आपको याद हो, मैं फिर से एक बार लेकिन आपको रिमाइंड करा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब इस्तीफा देने को लगभग तैयार ही हो चले थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सेफ एग्जिट चाहते थे, सेफ एग्जिट, कि भाई एक सम्मानजनक विदाई हो, सेफ एग्जिट मिल जाए, चला जाओ। लेकिन मोदी जी के जाते ही कुर्सी पर कौन आता? जवाब है अमित शाह, जो लंबे समय से उस कुर्सी पर नजर टिकाए बैठे। और अमित शाह अगर आते तो आरएसएस के लिए एक बार फिर बड़ी मुसीबत होती। लेकिन होता क्या है, तो हुआ ये कि सर मुड़ाते ही पड़े ओले। जेनजी आंदोलन के ऊपर जिस तरीके से 20 जुलाई की तारीख को वो काला दिन अतीत में लिखा जाएगा, इतिहास में दर्ज होगा वो दिन काले दिन के तौर पर, ब्लैक डे के तौर पर। जिस तरीके से इस देश के छात्रों को दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर बर्बरता पूर्वक पीटा, जिस तरीके की अभद्रता करी,
उसके बाद अमित शाह साहब राहुल गांधी के और विपक्ष के निशाने पर आ गए। अमित शाह साहब सदन में नहीं आ पाए और ऐसे में अमित शाह भी अब मोदी जी के साथ ही जाएंगे या उससे पहले जाएंगे, और अगर नहीं जाते तो फिर मोदी जी भले चले जाते, कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात आपको और समझनी चाहिए यहां पर, और वो बात ये है कि ये आरएसएस या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या फिर कि ये जो सांसद हैं, ये क्या देश के लिए मोदी जी को और शाह साहब को गुजरात के टिकट कटवाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये सब अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनकी जरूरत नहीं है, अब ये रहे तो और नुकसान होगा। इसलिए बस इसमें ये उम्मीद इनसे मत कीजिएगा कि ये बड़ा देशभक्ति वाला काम कर रहे हैं, मोदी जी को विदा अगर करेंगे तो। दबाव पूरा है, दबाव पूरा है। अच्छा दोस्तों, अब विपक्ष की रणनीति, राहुल गांधी की रणनीति, उस पर भी बात करना लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। फिर मंत्रियों की तरफ भी चलेंगे, जिन मंत्रियों की छुट्टी होने की प्रबल संभावना है। दरअसल राहुल गांधी अब जिस तरीके के अग्रेशन में नजर आते हैं और जिस तरीके से वो सरकार को घेरते हैं और जिस तरीके से बार बार थाली में सजाकर मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार या फिर कि मोदी सरकार राहुल गांधी को दे रही है, दरअसल ऐसे में हर बाल पर राहुल गांधी का छक्का ही लग रहा है और बॉल हमेशा स्टेडियम के बाहर जा रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई है। डैमेज कंट्रोल कर नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, हर मोर्चे पर विफल, और राहुल गांधी हर बार घेरे में ले लेते हैं, हर बार घेर लेते हैं। अब मोदी जी के मंत्रिमंडल को ही देख लीजिए। विदेश मंत्री कौन है? जवाब है एस जयशंकर साहब। विदेश मंत्री साहब का वो बयान आज भी घूम फिरकर सामने आ जाता है कि हम चीन से लड़ नहीं सकते। अरे चीन से प्रतिस्पर्धा करने की बात है भाई, लड़ने को कौन कह रहा है? आप रक्षा मंत्री थोड़ी हो। लेकिन ये जवाब था विदेश मंत्री साहब। पीयूष गोयल साहब, उनकी छुट्टी तय है। हरदीप पुरी साहब पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी भी छुट्टी तय है। नितिन गडकरी को हटाने की कोशिश तो पुरजोर इधर से हो रही थी, लेकिन वो मोदी और शाह के बस की अब बात नहीं रही। हालांकि जरूरी उनका भी जाना, क्योंकि ये एथेनॉल वाला पूरा खेल रचा उन्होंने, प्रमोट उन्होंने किया, लेकिन बाद में अपना पल्ला झाड़ लिया। कोर्ट में जाकर कहने लगे कि मेरी मिनिस्ट्री नहीं तो मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो प्याज नहीं खाती, वित्त मंत्री हैं इतने समय से, उनके नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति लगातार डवाडोल हो रही है। लंबी फहरिस्त है मंत्रियों की, लंबी फहरिस्त है, और ये उन मंत्रियों की फहरिस्त है जो काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। इनका एक ही काम है, अपने मंत्रालय में बैठकर खाना पीना कुछ नहीं, 12 आने का ग्लास तोड़ना। लेकिन इन मंत्रियों के साथ साथ 7 अक्टूबर की तारीख मैंने कल जैसा कि आपसे कहा था, याद रखिएगा, क्योंकि ये तारीख मोदी जी पर भी भारी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये 3 दिन जो है ना, 72 घंटे जो है, इन 72 घंटों में निशाने पर सिर्फ भाजपा है और चारों तरफ 31 संगठन हैं जिनके सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। कहने को ये समन्वय बैठक है, लेकिन दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की क्लास है। जी हां, 31 संगठन, जिस तरीके से जीभ होती है ना, जीभ 32 दांतों के बीच में फंसी होती है, तो उसी तरीके से 31 संगठनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अकेले फंसी पड़ी है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।